दोस्तों, ये कहानी गोपाल नाम के एक किसान की है जिसकी पत्नी कमला बड़बोली थी। उसके पेट में एक भी राज की बात टिक ना पाती। एक दिन गोपाल को उसके खेत में सोने की मोहरों से भरा हंडा मिला, लेकिन ये राज वो अपनी पत्नी से छिपाना चाहता था। लेकिन कैसे, जानने के लिए देखते हैं ये कहानी। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गोपाल नाम का एक किसान था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक जमीन में उसे एक सोने का हंडा मिला जो सोने के मोहरों से भरा हुआ था। हाँ? सोने का हंडा? मेरा तो नसीब ही खुल गया। कमला को दिखाऊंगा तो वो खुशी से पागल ही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो कमला के बारे में सोचने लगता है, वो थोड़ा डर सा जाता है। नहीं, कमला को इसके बारे में बताया तो वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने लगेगी। हमारे खेत में सोने का हंडा मिला, हमारे खेत में सोने का हंडा मिला। अरे बाप रे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कमला से इस बात को छुपाऊंगा कैसे? इतने बड़े घड़े को मैं अकेले तो उठा के नहीं ले जा सकता। कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। गोपाल ने उस हंडे को फिर से मिट्टी से ढक दिया और उसी बात पर सोचते हुए वो घर पहुंचा। आज बड़े जल्दी घर लौट आए। मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना परसो। कमला ने खाना परोसा, लेकिन गोपाल का ध्यान खाने में नहीं था। कमला, मुझे भूख नहीं है, मैं जरा बाजार होके आता हूँ। बड़ी अजीब बात है, अभी तो कह रहे थे कि बड़ी भूख लगी है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, मैं ठीक हूँ। रात को देर हो जाएगी, तुम खाना खा के सो जाना। गोपाल अब बाजार पहुँचता है। वो बाजार में से कुछ मछलियाँ और लाल रंग के 4-5 डिब्बे खरीद लेता है। फिर वो सारा सामान लेके अपने खेतों में पहुँचता है। मुझे अब काम पे लग जाना चाहिए। गोपाल अब उस लाल रंग को पानी में मिला देता है और पूरे खेत में उस रंग की सिंचाई कर देता है। उसके बाद साथ लाई हुई मछलियों को वो खेतों में बिखेर देता है। अब ठीक है। रात को बड़ी देर से वो अपने घर पहुंचता है। अरे, ये तो सो गई। कमला, उठो कमला, तुम्हें कुछ बताना है। अरे जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ? आपको आने में तो बड़ी देर हो गई। बात ही कुछ ऐसी है, मेरे साथ खेत में चलो। अभी इतनी रात गए? कल सुबह चले जाएंगे। नहीं कमला, अभी चलो। अपने खेत में बारिश हुई है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई बारिश नहीं हुई, आकाश भी साफ है। अरे पगली, वही तो बात है। बारिश सिर्फ हमारे खेतों में ही हुई है, वो भी साधारण बारिश नहीं, मछलियों की बारिश। आसमान से ढेर सारी मछलियाँ अपने खेतों में बिखरी पड़ी है। मछलियों की बारिश? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमला, अब चलो मेरे साथ। हाथ में लालटेन लिए अब दोनों खेत पहुँचे। देखो कमला, ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। आसमान से लाल रंग का पानी टपक रहा था। मैंने उस पानी को एक घड़े में भर के रखा है। जब कमला ने खेतों में बिखरी मछलियाँ देखी तो वो हैरान हो गई। खेतों में जगह जगह पर लाल रंग की बूंदें भी नजर आ रही थी। अरे हाँ, यहाँ पर तो ढेर सारी मछलियाँ बिखरी पड़ी है। ये सब कैसे हुआ? ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। हम इस पानी से भरे घड़े को घर ले जाते हैं, लेकिन ये बड़े राज की बात है। तुम ये किसी को भी मत बताना। मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? कमला की मदद से गोपाल वो सोने की मोहरों से भरा हुआ हंडा घर ले आता है। दूसरे दिन सुबह कमला के उठने से पहले गोपाल ने वो हंडा घर के आंगन में गाड़ के छुपा दिया। सुबह जब कमला उठी, वो गोपाल के पास आकर उस हंडे के बारे में पूछने लगी। अजय, सुनते हो, वो हंडा आपने कहाँ पर रखा है? हंडा? कौन सा हंडा? वही जो कल रात को हम अपने खेतों से लेके आए थे। कमला की ये बात कुछ पड़ोसियों के कानों पर पड़ती है और वो कमला के आसपास जमा होकर उसे उस हंडे के बारे में पूछने लगते हैं। हंडा? कैसा हंडा? क्या आपको कोई सोने का हंडा मिला है? क्या है उस हंडे में? कोई खजाना मिला है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने कल रात कोई सपना देखा होगा। मुझे कोई सपना नहीं पड़ा था। अब झूठ क्यों बोल रहे हो? कल रात को हम खेत में से एक बड़ा सा हंडा लेके आए। कल रात को? हाँ, कल रात को।
पता है, कल रात को हमारे खेतों में बड़ी तेज बारिश हुई थी। लेकिन कल रात को तो यहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई। वही तो, बारिश सिर्फ हमारे खेतों में ही हुई थी। और वो भी कोई साधारण बारिश नहीं, आसमान से लाल रंग का पानी बरसा। और पता है, ढेर सारी मछलियाँ भी आसमान से टपक कर हमारे खेतों में गिरी। वो घड़ा उसी लाल रंग के पानी से भरा हुआ था। कमला की ये बात सुनकर वहाँ पर जमे सभी लोग हंसने लगे। मछलियों की बारिश, ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है भला? ये जरूर पागल हो गई है। बहन, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। चलो भाई, खाली पीली अपना समय बर्बाद हुआ। मछलियों की बारिश, पागल कही की। अरे रुको जरा, सुनो तो, मैं सच कह रही हूँ। अरे सुनो तो, सच में मछलियों की बारिश हुई थी। अरे आप तो कुछ बोलिए ना। मैंने तो पहले ही कहा था, तुमने कोई सपना देखा होगा। अब जाने भी दो कमला, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, खेतों में जाने में देरी हो रही है। क्या सच में मैंने कोई सपना देखा है? अपनी पत्नी को पुटपुटाते हुए अंदर जाता देख गोपाल मन ही मन मुस्कुराता है। राज की बात हमेशा राज ही रहनी चाहिए, नहीं तो वो राज क्यों कहलाएगा। देखा दोस्तों, अपने बुद्धि चातुर्य से गोपाल ने उस राज की बात को कैसे राज ही रहने दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि चातुर्य और समय सूचकता से हम किसी भी कठिन परिस्थिति से रास्ता निकाल सकते हैं। जादुई मछली। निसर्ग की सुंदरता से भरे एक तालाब के किनारे एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। वो मछुआरा बड़ा मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। मछुआरा रोज तालाब में जाकर मछली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा था, पर उसकी पत्नी खुश नहीं थी। और कब तक मुझे इस गंदी कुटिया में रहना पड़ेगा? मेरा दम घुटता है यहाँ। प्रिय, तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ। अच्छा, तो मुझे इस बदबूदार कुटिया से बाहर निकालो। कितनी बदबू आती है यहाँ। कितना भी साफ करने के बावजूद ये बदबू जाती ही नहीं। एक दिन ऐसे ही मछली पकड़ने के लिए मछुआरा तालाब में गया था। उस दिन मौसम बड़ा सुहाना था, पर सुबह से उसे एक भी मछली नहीं मिली। शायद आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी अचानक उसके मछली पकड़ने वाली छड़ी को मछली का एहसास हुआ। वो रस्सी को जोर से खींचने लगा। तब उसे एक नन्ही सी खूबसूरत मछली उस कांटे में अटकी नजर आती है। मछुआरा हैरान रह जाता है। वो मछली काफी खूबसूरत और चमकीली होती है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत मछली है। क्या सोच रहे हो दोस्त? मैं इतनी भारी कैसे हूँ, यही ना? हाँ, ये क्या, तुमने भी बात की? हाँ, क्योंकि मैं एक आम मछली नहीं हूँ। इस वजह से मैं इतनी भारी और चमकीली हूँ, और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मछुआरा हैरान होकर उसकी तरफ देखता रहता है। मैं एक जादुई राजकुमारी हूँ। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मुझ में खाने जैसा कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। धन्यवाद, तुम कितने अच्छे हो। मछुआरा अपनी खाली टोकरी लेकर घर की ओर दौड़ने लगा। उसे इस अद्भुत मछली के बारे में अपनी पत्नी को बताने की बड़ी उत्सुकता थी। ये क्या, आज तुम ऐसे ही खाली हाथ आ गए? फिर हम आज खाएंगे क्या? नहीं, मैंने आज एक बहुत ही अद्भुत मछली पकड़ी थी। बोलने वाली मछली, एकदम इंसानों जैसे बोलने वाली मछली। क्या? बोलने वाली मछली? हाँ, उसने मुझे बताया कि वो एक जादुई राजकुमारी है। क्या? और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? मतलब? तुम्हें पता है ना हम कितने गरीब हैं। हमारे पास एक बदबूदार कुटिया है। तुम उसकी जान के बदले जो चाहे मांग सकते थे। कम से कम तुम उससे एक बड़ा सा घर तो मांग लेते। प्रिय, हमें जो है उसमें खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब मछुआरे के पास समुंदर की ओर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो फिर उसी जगह पर आता है,
पर अब उस जगह का माहौल थोड़ा अलग है। पानी अब थोड़ा हरा हो चुका है। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ? मेरी छोटी सी कुटिया में मेरी पत्नी खुश नहीं है। वो बंगले में रहना चाहती है। क्या तुम घर वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा हैरान होता है और अपने घर की ओर भागता है। उसकी कुटिया एक शानदार बंगला बन चुकी थी। प्रिय, क्या अब तुम खुश हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। क्या? हमेशा के लिए? कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मछुआरे की पत्नी को ये बंगला भी छोटा लगने लगता है। गुड मॉर्निंग पति महाशय। मैं अब जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। ये घर हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। मुझे अब एक महल चाहिए और मुझे वहां की रानी बनना है। तुम अभी के अभी उस जादुई मछली के पास जाओ और ये मांग बताओ। क्या? अब तुम्हें रानी क्यों बनना है? हमारा ये घर काफी बड़ा है। इसका फैसला मुझे करने दो। तुम अभी जाओ और मांग पूरी करके ही वापस आना। पति को समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वो समंदर की ओर चल पड़ता है। समुंदर किनारे आज हवाएं तेज और पानी का रंग थोड़ा लाल हो चुका था। उसे अजीब सा लगने लगता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। उसे क्या चाहिए? वो एक महल चाहती है और उसे रानी बनना है। ठीक है, वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा वहाँ से निकलता है और अपने घर पहुँचता है। पहुँचते ही वो देखता है कि उस बंगले की जगह अब बड़ा महल बन चुका था। महल के दरवाजे काफी बड़े थे और सब जगह नौकर इधर उधर अपने काम में लगे थे। वो अंदर जाकर देखता है तो एक बड़े सिंहासन पर उसकी पत्नी बैठी नजर आती है। उसके सिर पर एक रानी जैसा ताज भी था। तुम अब एक रानी हो। बढ़िया है। हाँ, मैं एक रानी हूँ। क्या अब तुम खुश हो? नहीं, मेरे लिए रानी बनना काफी नहीं है। मुझे एक सम्राज्ञी बनना है। क्या? मैं जानता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन ये असंभव है। वो मछली तुम्हें सम्राज्ञी नहीं बना सकती। तुम्हें उस मछली के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम अभी उस मछली के पास जाओ और मुझे सम्राज्ञी बनाओ। बेचारे मछुआरे की अपनी पत्नी के सामने एक नहीं चली। वो फिर से समुंदर की ओर चल पड़ता है। समुंदर का रंग अब भूरा हो चुका है। मछुआरा उसका अर्थ लगाने की कोशिश करता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। अब उसे क्या चाहिए? अब वो सम्राज्ञी बनना चाहती है। वापस जाओ, वो अब बन चुकी है। जैसे ही वो महल की ओर पहुंचा, उसने देखा कि घर के सभी दरवाजे बड़े और सोने के हो चुके थे। अंदर उसकी पत्नी एक सोने के सिंहासन पर बैठी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा राजदंड था। उसके बाजू में दो दासियां उसकी सेवा में लगी हुई थी। प्रिय, तुम सच में अब सम्राज्ञी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ, तो मैंने तुम्हें बताया ना, वो मछली सब कुछ कर सकती है। हाँ बिल्कुल, तुमने कहा था। पर क्या अब तुम खुश हो? मुझे नहीं पता। मछुआरा मन ही मन डर रहा था कि पत्नी और किसी चीज की मांग न कर बैठे, और उसकी पत्नी लगातार ये सोच रही थी कि किस बात से उसे और खुशी मिलेगी। इस दौरान कई दिन निकल जाते हैं, पर हर रात उसकी पत्नी चांद और तारों की तरफ देखते सोचती रहती। एक रात वो सोचते सोचते थक जाती है और उसे नींद आने लगती है। क्या? सुबह भी हो गई? ये कैसे हो गया? सूरज को पता होना चाहिए कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? पत्नी गुस्से से मछुआरे को नींद से उठाती है। उठो, उठ जाओ, जल्दी उठो। मैं सूरज और चांद को नियंत्रित करना चाहती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ। क्या?
ये कैसे संभव है? कृपया तुम ये बंद करो। मैं फिर से वहां जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। ऐसे कुछ नहीं होगा। मैं हम दोनों के जीवन की मालकिन बनूंगी। तुम अभी मछली के पास जाओ और मुझे सर्वशक्तिमान बनाओ। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या मांग रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे खुश देखना चाहता था। पर उसे पता था कि जो हो रहा है वो गलत है। मछुआरा समुंदर की ओर निकलता है। समुंदर पर अब तूफान आ चुका था और पानी का रंग भी काला हो चुका था। हाँ? ये सब क्या है? जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे माफ करना, मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। वो क्या चाहती है? अब वो सर्वशक्तिमान बनना चाहती है। वापस जाओ, वो ये पहले ही पा चुकी है। न जाने अब मेरी पत्नी ने क्या किया होगा। जैसे ही वो महल के अंदर पहुंचता है, उसे कोई नजर नहीं आता। पूरा महल खाली रहता है। ये क्या? प्रिय, तुम कहाँ हो? प्रिय, कहाँ चली गई है? सब जगह ढूंढने के बाद वो भागकर समुंदर की ओर जाता है। वो देखता है कि पानी अब शांत और पहले जैसा नीला हो चुका है। वो फिर एक बार जादू की मछली को आवाज लगाता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम बता सकती हो कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है? मैंने उसे सर्वशक्तिमान बनाया है। अब वो अदृश्य है और सर्वशक्तिमान को कोई नहीं देख सकता। नहीं, ऐसे मत करो। मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दो। माफ करना दोस्त, मैं वरदान पलट नहीं सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मेरे पत्नी की सारी मांगे पूरी की, पर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। कृपया मुझे मेरा वरदान दो। तुम सही हो। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा खुश रहे। ठीक है, वापस जाओ मित्र। अब उसके पास वो सब कुछ है जिससे तुम दोनों खुश रहोगे। मछुआरा घर वापस आते ही हैरान हो जाता है। उसे अपनी पहले वाली कुटिया दिखाई देती है। दरवाजे पर उसकी पत्नी हंसते हंसते उसका इंतजार कर रही थी। पति को देखते ही वो उसकी ओर जाती है और उसे गले लगाती है। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मेरी खुशी के लिए बहुत तकलीफ दी, मगर अब मैं ये जान चुकी हूँ, सिर्फ धन और दौलत हमें कभी खुशी नहीं दे सकते। खुशी तो हमारे मानने पर ही निर्भर है। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। उस दिन के बाद मछुआरे की पत्नी ने उससे किसी बात की मांग नहीं की। मछुआरे को अब अपनी कुटिया में किसी बात की कमी नहीं थी। वो अपनी छोटी सी कुटिया में ही प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी मेहनत और ईमानदारी से हमें जो कुछ मिलता है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। लालच से केवल पछतावा होता है। सोने का पंछी। कई वर्षों पहले एक राजा था जिसके राज्य में एक अनोखा सेब का पेड़ था। वो सबसे अलग इसलिए था क्योंकि उस पर सोने के सेब लगते थे। राजा का एक वफादार माली हर रोज उन सेबों को गिनता था और राजा को बताता था। लेकिन एक दिन अचानक एक सेब चोरी हो गया। माली से ये वार्ता सुनकर राजा क्रोधित हुआ। चोर को हम जरूर सजा देंगे। उस रात माली ने अपने बड़े बेटे को सेब की रखवाली करने के लिए रखा, लेकिन बीच रात में ही वो सो गया। दूसरे दिन सुबह फिर से एक सेब कम था। आज मैं अपने दूसरे बेटे को सुरक्षा के लिए रखूंगा। ठीक है। रात हो गई और माली का दूसरा लड़का भी सो गया। दूसरे दिन फिर से एक सेब कम था। अब मालिक के तीसरे और सबसे छोटे बेटे ने पहरेदारी की जिम्मेदारी ली। रात हो गई। मालिक का तीसरा बेटा अपने काम में लग गया। आओ सेब चोरो,
अब आके दिखाओ। थोड़ी देर बाद जैसे ही गहरी रात हो गई, तभी अचानक कुछ पत्तों की आवाज आने लगी। उसने देखा कि एक सोने का पंछी सेब तोड़ने लगा। माली के बेटे ने बिना वक्त गवाए तुरंत निशाना लगाया और तीर चलाया, लेकिन उससे पंछी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ एक सोने का पर उसकी पूंछ से गिरा और पंछी उड़ गया। सोने का पर सुबह राजा के सामने पेश किया गया और सभी मंत्रियों को राज दरबार में बुलाया गया। सबने देखा कि ये पर तो राजा की सभी संपत्ति से काफी कीमती था। इस एक पंख से मेरा क्या होगा? मुझे तो पूरा पंछी चाहिए। मेरे दरबार में ऐसा बहादुर कौन है जो मेरे सामने पंछी को पेश करे? माली का बड़ा बेटा आगे आया और उसने इसकी जिम्मेदारी उठाई। शाबाश। माली का बड़ा बेटा जंगल की ओर उस सोने के पंछी की तलाश में चल पड़ा। वो जंगल के रास्ते गुजर रहा था, तभी बीच में उसने एक लोमड़ी को देखा। उसे देखकर लड़के ने अपने तीर से उस पर निशाना लगाया। कृपा करके मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। तुम उस सोने के पंछी की तलाश में निकले हो ना? हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ से सीधे चलते चलते शाम तक एक गांव में पहुँचोगे, जहाँ तुम्हें एक बहुत बड़ी और खूबसूरत हवेली दिखाई पड़ेगी और उसके ठीक सामने एक झोपड़ी दिखाई देगी। तुम रात को ठहरने के लिए उस झोपड़ी को चुनना। माली का बेटा थोड़ी सोच में पड़ा। उसे लगा ये लोमड़ी की कोई चाल होगी, इसलिए उसने लोमड़ी पर तीर चलाया, लेकिन वो चूक गया और लोमड़ी वहां से भाग निकली। माली का बेटा अपने रास्ते चल पड़ा। आगे जाकर उसे महल और झोपड़ी दिखाई दी, जो बिल्कुल लोमड़ी ने बताई वैसी ही थी। उसने देखा कि महल की तरफ लोग गा रहे थे, झूम रहे थे, बढ़िया खाना खा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गरीबी और उदासीनता नजर आ रही थी। ये देखकर उसने सोचा, अगर मैं इस झोपड़ी वाले घर की तरफ गया तो ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इसीलिए वो महल की तरफ गया, जहाँ उसने खाया पिया और आराम किया। वो उस पंछी और अपने राज्य को भूल गया था। इसी बीच बहुत समय बीत गया, लेकिन बड़ा बेटा वापस नहीं आया। इसीलिए दूसरा बेटा कार्य के लिए चल पड़ा। उसका भी यही अंजाम हुआ। उसे लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने उसे भी वही सलाह दी, लेकिन वो जब गांव में पहुंचा, तब उसे उसके भाई ने महल की तरफ बुलाया और वो भी अपने भाई की तरह पंछी और राज्य को भूल गया। समय बीतता गया। अब सबसे छोटा बेटा भी सोने की पंछी की तलाश में चल पड़ा। मुझे जाने दो पिताजी। लेकिन माली अपने दो बेटों की तरह अब इस बेटे को भी नहीं खोना चाहता था। पिताजी, मैं वापस लौटूंगा, मेरा यकीन कीजिए, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। माली का छोटा बेटा जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वही लोमड़ी मिली जो उसके भाइयों को मिली थी। उस लोमड़ी ने उसे भी वही सलाह दी। अगर तुम अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो झोपड़ी में जाओ। अपनी सलाह के लिए शुक्रिया दोस्त। मेरी पूंछ पर बैठो, तुम जल्दी पहुंच जाओगे। जल्द ही वो गांव पहुंचे। छोटे बेटे ने उस झोपड़ी में ही रात बिताई। जब सुबह हुई तब लोमड़ी वापस आई। अब उसने और एक सलाह दी। अब सीधे आगे बढ़ना, तुम्हें एक किला दिखाई देगा जहाँ बहुत सारे सैनिक गहरी नींद में सोए रहेंगे। उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना। किले के अंदर जाना, वहाँ तुम्हें एक कमरा दिखाई देगा जहाँ सोने का पंछी एक लकड़ी के पिंजरे में बंद होगा। उसके ठीक सामने एक सोने का पिंजरा भी होगा, पर तुम उस पिंजरे को बदलने की कोशिश मत करना, वरना पछताओगे। लोमड़ी ने फिर एक बार अपनी पूंछ फैलाई और नौजवान लड़का उस पर सवार हो गया। दोनों किले के पास पहुंच गए। लड़का किले के अंदर गया, जहां उसे लोमड़ी ने कहा हुआ कमरा दिखाई दिया और वो सोने का पंछी भी। इस खूबसूरत पंछी को ऐसे लकड़ी के पिंजरे में रखना अच्छी बात नहीं है। जैसे ही लड़के ने पिंजरे को बदलने के लिए दरवाजा खोला, पंछी चीखने लगा और उसकी आवाज से सैनिकों की नींद उड़ गई। उस लड़के को कैदी बनाया गया। दूसरे दिन सुबह उसे दरबार में पेश किया गया। उसे वहाँ मौत की सजा सुनाई गई। मेरे सरकार, कृपा करके मुझ पे दया कीजिए। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगा।
जाओ, मेरे लिए वो सोने का घोड़ा ले आओ जो तूफान जैसे तेज दौड़ता है। तभी मैं तुम्हारी सजा माफ करूंगा और वो सोने का पंछी भी दे दूंगा। उसने फिर से अपना सफर शुरू किया। तब रास्ते में उसे उसकी दोस्त लोमड़ी मिली। तुमने देखा ना क्या हुआ मेरी सलाह ना मानने का नतीजा। तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए उस सोने के घोड़े को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम सीधे जाना, फिर तुम्हें एक किला नजर आएगा जहाँ वो घोड़ा अपने टेंट में खड़ा होगा। उसकी देखरेख करने वाला गहरी नींद में सो रहा होगा। घोड़े को चुपचाप वहां से छुड़ा लेना, पर उस पर पुराने चमड़े का सैडल डालना मत भूलना, और उसके पास ही बड़ा सोने का सैडल बिल्कुल मत लेना। सब कुछ सही जा रहा था। घोड़े को देखकर लड़का बोला, मैं इसको सोने का सैडल दूंगा, इसका हक बनता है। जैसे ही लड़के ने सोने के सैडल को हाथ लगाया, उसकी देखरेख करने वाला जाग गया। रक्षक दौड़कर आए और उसे गिरफ्तार किया गया। अगले दिन फिर उसे मौत की सजा सुनाई गई और उसने फिर दया की भीख मांगी। तुम खूबसूरत राजकुमारी को मेरे सामने ले आए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। फिर तुम वो पंछी और घोड़ा अपने पास रख सकते हो। लड़का अपनी राह चल पड़ा। उसे फिर लोमड़ी मिली। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम्हारे पास पंछी के साथ साथ घोड़ा भी होता। मैं तुम्हारी फिर से मदद करूंगी। यहाँ से आगे जाकर तुम किले में पहुंच जाओगे। वहाँ तुम्हें राजकुमारी मिलेगी, उसके हाथ को थाम लेना। मध्य रात्रि को राजकुमारी नहाने जाती है, तब वो तुम्हें रास्ता बताएगी। पर ध्यान रहे, तुम उसे माँ बाप के पास विदाई देने मत जाने देना। लोमड़ी और लड़का किले के पास पहुंच गए। लोमड़ी ने जैसे कहा था, लड़के ने ठीक वैसे ही किया। मध्य रात्रि को राजकुमारी के साथ निकला, लेकिन निकलते निकलते लड़की ने रोते हुए कहा कि वो अपने पिता से मिलना चाहती है। आखिर लड़के ने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही वो अपने पिता से मिलने आई, लड़के को फिर से बंदी बनाया गया। तुम मेरी बेटी को तब तक नहीं ले जा सकते जब तक तुम सामने वाले पहाड़ को 8 दिन में तोड़कर नहीं हटा दे। वो पहाड़ इतना विशाल था कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकता था। 7 दिन होने के बाद भी वो पहाड़ का कुछ ही हिस्सा तोड़ पाया। निराश होकर वो बैठा ही था, तभी अचानक उसकी दोस्त लोमड़ी वहाँ पर आ गई। तुम सो जाओ, मैं ये तुम्हारा काम कर देती हूँ। और सुबह होते ही पहाड़ गायब था। राजा ने खुश होकर उसे अपनी बेटी सौंप दी। नौजवान और राजकुमारी वहाँ से चल पड़े। रास्ते में उसकी मुलाकात फिर लोमड़ी से हुई। अब तुम तीनों को ले जा सकते हो, राजकुमारी, घोड़ा और पंछी भी। सच? पर कैसे? ध्यान से सुनो। तुम राजा के पास जाओ और उसे राजकुमारी दे दो, वो बहुत खुश होगा। फिर तुम घोड़े पर सवार होना और उनसे विदा लेना। राजकुमारी से आखिर में हाथ मिलाना और तभी झट से उस घोड़े पर बैठना और जितना तेज हो सके वहां से निकलना। उसके बाद दूसरे किले में जाना जहां पंछी है। मैं राजकुमारी के साथ बाहर रुकूंगी। तुम घोड़े को दयालु राजा को दिखाना, फिर वो पंछी को बाहर ले आएगा। उससे पंछी देखने के लिए मांगना। जैसे ही तुम्हारे हाथ में पंछी आएगा, तुम वहां से निकल जाना। जैसे लोमड़ी ने कहा, सब कुछ वैसे ही हुआ। तुम्हारा शुक्रिया मेरी प्यारी दोस्त। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ऐसी बात है तो मुझे खत्म कर दो। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरी दोस्त हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। 2 बातों को हमेशा याद रखना। वापस लौटते वक्त किसी की भी मदद मत करना और फिरौती मत देना। और याद रहे, नदी के किनारे बिल्कुल मत बैठना। वो राजकुमारी के साथ सवारी करते हुए उस गांव में पहुंचा जहां उसके दोनों भाई थे। वहां 2 आदमियों को फांसी होने वाली थी। उसने देखा कि वो 2 आदमी उसके भाई थे जो अब चोर बन गए थे। रुको, मेरे सारे पैसे ले लो, पर मेरे भाइयों को छोड़ दो। अपने भाइयों को छुड़ाने के बाद वो सभी जंगल से जा रहे थे। तभी दोनों भाइयों ने नदी के किनारे बैठकर कुछ खाने की सोची। इसी दौरान छोटा भाई लोमड़ी की सलाह भूल गया
और इससे पहले कि वो कुछ सोचता, उसके दोनों भाइयों ने उसे नदी में ढकेल दिया। फिर राजकुमारी, घोड़ा और पंछी के साथ वो अपने राज्य के राजा के पास पहुंच गए। महाराज की जय हो। महाराज, हम सोने के पंछी को ले आए हैं। हमने हमारी मेहनत से उसे जीता है। फिर शाही जश्न की तैयारी की गई, लेकिन इस बार घोड़े ने कुछ नहीं खाया, पंछी ने गाना नहीं गाया और राजकुमारी तो रोने लगी। छोटा बेटा नदी में गिर गया था, लेकिन किस्मत से नदी सूखी थी। लेकिन नदी का किनारा इतना सीधा था कि वो ऊपर नहीं आ पा रहा था। तभी उसकी दोस्त लोमड़ी फिर से वहां आ गई। अगर तुमने मेरी बात याद रखी होती तो आज ये हालत नहीं होती। फिर भी तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती, इसलिए मेरी पूंछ जल्दी से कस के पकड़ो। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए पहरेदार रखे हैं, वो तुम्हें देखते ही मार देंगे। फिर लड़के ने एक गरीब आदमी का वेश धारण किया और राजा के दरबार में पहुंच गया। जैसे ही घोड़े ने उसे देखा, उसने खाना शुरू किया, पंछी ने गाना शुरू किया, राजकुमारी ने रोना बंद किया। फिर वो राजा के पास गया और पूरी हकीकत बता दी। उन दोनों भाइयों को सजा दी गई और छोटे बेटे को राजकुमारी वापस मिल गई। जब राजा का देहांत हो गया, तब माली के छोटे लड़के को राज्य का राजा बनाया गया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन वो जंगल की ओर गया। वहाँ उसे उसकी दोस्त लोमड़ी मिली। उसने फिर लड़के से गुजारिश की कि वो उसे खत्म करे। मेरे प्यारे दोस्त, मुझ पर कृपा करो और मुझे खत्म करो, मुझे मुक्ति दिला दो। छोटे बेटे ने दुखी मन से हाँ कर दिया। जैसे ही लोमड़ी की मौत हुई, वो एक आदमी में बदल गई। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी का भाई था, जो पिछले कई सालों से गुम था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मंजिल की ओर बढ़ते हुए रास्ते में कई कठिनाइयाँ आती है, पर हमें पूरी लगन से चलते रहना चाहिए, अन्यथा हम अपनी राह से भटक सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थी ना मजेदार कहानियाँ? तो चलिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन